BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूँ मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका सफ़र संघर्षों से शुरू हुआ और फिर राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से। प्रद्युमन जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। अच्छा, मैं प्रद्युमन सिंह जी आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि एक युवा जो ग्वालियर में हज़ीरा, तानसेन नगर, जेसी मिल के आसपास की जो गलियाँ हैं, वहाँ से उसका जो संघर्ष का सफ़र शुरू हुआ, वो राजनीति में आज मंत्री तक पहुँचा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले उस सफ़र के बारे में बताएं जो संघर्षों से भरा रहा। देखिए, मैं आपको एक शरद जी बताना चाहूँगा। मेरी राजनीतिक शुरुआत स्कूल से ही हो गई थी। जब लगता था कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय का प्रतिकार करने की कई बार इसके लिए संघर्ष भी करने पड़े। मैं आगे आपको उदाहरण भी बताऊंगा। शुरुआत हुई, मैं ग्वालियर में, मेरे पिताजी जिला रोजगार अधिकारी थे, उनका स्थानांतरण हो गया, ग्वालियर आया। तो मैं ग्वालियर आया। ग्वालियर में हम ने अपनी शिक्षा हाई स्कूल की शुरू की। फिर उसके ही दौरान ग्वालियर में यहाँ पे जेसी मिल था। जेसी मिल में बंद होने की सोगवाहट होने लगी। उन मूवमेंटों में मैंने हिस्सा लिया और उस मूवमेंट के हिस्से में कई जेल यात्राएं भी की, जेसी मिल श्रमिकों के हित में। उनके साथ जेल में गया, उनके साथ 30 दिन जेसी मिल के गेट पर धरना दिया तपती धूप में। तो ये एक राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। एक लोगों का सेवा करने का भाव था। मेरी दादी कहती थी कि बेटा, हमेशा ऐसा काम दिन में एक बार करना कि लोगों की दुआएं मिलें। और दुआ जब भी मिलती है जब लोगों का दिल से वो खुश होंगे तो वो आशीष देंगे। उसके लिए काम करो। तो मेरी कोशिश रहती थी कि लोगों का आशीर्वाद जीतूं, लोगों के लिए काम करूं। लोग प्रसन्न होते थे, कहते थे खुश रहो, तो मन को एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से ही मेरी दिन पर दिन कार्य क्षमता में वृद्धि होती गई। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेसी मिल मुद्दों में अनेक बार जेल गया, गंदे पानी के लिए जेल गया, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर के लिए जेल गया। मेरे पर 21 केस रजिस्टर्ड हो गए, 353। सारे केस जन आंदोलन से जुड़े हुए केस थे। व्यक्तिगत कभी भी जिंदगी में कोई केस नहीं लगा, कोई अच्छे व्यक्तिगत कभी नहीं आए। तो ये सफ़र चला और मैं 20-20, 25-25 दिन जेल में रहा। ग्वालियर की जनता ने मुझे 2008 में विधायक बनाया, 2018 में विधायक बनाया। 2018 में विधायक बनने के बाद मैं मंत्री बना, पर जिन मुद्दों के लिए हम वायदा करके गए थे उन मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रही। तो उसके लिए अनेक बार कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ झगड़े हुए, अपनी आवाज़ बुलंद की, परंतु कोई रास्ता नहीं निकला। जब रास्ता नहीं निकला तब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जो हम लोगों को मार्गदर्शन करते थे, उन्होंने अपनी बात रखी। जब बात नकारी गई तो कहा सड़कों पे आ जाओ, तो हम लोग सड़कों पे आ गए। वो सड़कों पे आए, फिर विधायक पद से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके 2020 में फिर उपचुनाव लड़ा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के आशीर्वाद से चुनाव जीते। और 2020 में चुनाव जीत करके फिर ऊर्जा मिनिस्टर बने। अपना काम जारी रहा और आज 2023 में फिर चुनाव हुए
जनता जनार्दन और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के स्नेह आशीर्वाद से चुनाव जीते और मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हूँ। ये आपने पूरा अपना जो राजनीतिक सफ़र है वो मुझे बताया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग सिंधिया जी के बेहद करीबी, ग्वालियर से भी आप हैं ही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपकी मुलाकात कब हुई और उनके साथ जुड़ने के बाद आपका जो राजनीतिक सफ़र था, या कहें कि राजनीतिक जो रणनीति थी, वो किस तरीके से बदली? कुल मिलाकर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका उनके संपर्क में आने के बाद आपके जीवन में किस तरीके का बदलाव हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा जुड़ाव कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के साथ हुआ। उनके सानिध्य में मुझे राजनीति करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ जुड़ा रहा, मैं उनके साथ काम किया। कभी कभार सामाजिक काम या खेल कूद के अन्य कामों में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का से संपर्क में आया, पर राजनीतिक कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में शुरू होती। अचानक दुर्घटना होती है, वायुयान यात्रा में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी कैलाशवासी होते हैं। आंखों के सामने एक काली रात्रि जैसा एक राजनीतिक माहौल पैदा हो गया, परंतु श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उन विषम परिस्थितियों में भी खुद पे वो एक वज्रपात हुआ था, उन संकटों में भी हम लोगों को ढांढ सा दी, दिलासा दिया और उनके साथ काम करने का शुरुआत हुई। और उनके अंदर मैंने एक चीज़ जो देखी है व्यक्तिगत विशेषकर, कि वो राजनीति को अपने लिए नहीं करते, वो समाज के लिए समाज सेवा का एक माध्यम मानते हैं। उससे प्रेरणा लेकर के जनता के बीच काम करने का मैंने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज उनके सानिध्य में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है आज जनता जनार्दन का, कि आज राजनीति समाज सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी राजनीतिक जो पहलू है वो तो उसको अगर एक तरफ कर दिया जाए, सामाजिक तौर पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर कहीं सफाई का विषय हो या बिजली का कहीं कोई विषय हो, आप या पानी की सप्लाई का विषय हो, खुद सुबह में मैंने देखा कि कई बार जब लोग सुबह में नहीं उठ पाते, आप जो है कॉलोनियों में पहुंचकर इस व्यवस्था को देखते कि आखिरकार पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की इस एक्टिविटी की वजह से कई और लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि चुनाव के समय में हम क्या कहते हैं, ये मेरा परिवार है। या तो दो बात कहो कि आप दोहरा चरित्र है आपका, चुनाव के वक्त कुछ और आओ आप, चुनाव के बाद कुछ और हो। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर एक ही रास्ते पे चला है, लोगों की दुआ और ईश्वरी कृपा है। जब ये मेरा परिवार है तो परिवार के लोगों के बीच, जैसे अगर मेरे घर में पानी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पानी की प्रयास करूँगा। क्यों? मेरी ड्यूटी है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उनके लिए ये जिम्मेदारी है ना। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो ग्वालियर मेरा परिवार है और उस परिवार के व्यक्तियों पे अगर कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानी के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, उनके हकों के लिए काम करूँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो अगर जन आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है, जन आंदोलन करते हैं। ज़रूरत पड़ती है, अभी सत्ता है तो सत्ता का पूरा अधिकारियों को निर्देश देकर उस समस्या का हल कराना। परंतु कभी कभार स्थिति ये भी बनती है, बगल से मकान से आवाज़ आती है, बेटा घर में पानी भर रहा है, नाली चौक है। नगर निगम को भी निर्देश देता हूँ, पर अगर मेरा घर होता और सफाई कर्मी नहीं आते हैं जिस दिन घर में कोई, तो कौन करता सफाई? घर के लोग करते हैं। तो माँ की जब आवाज़ आती है तो उस नाली में अगर फावड़े से मैं उस नाली को साफ़ कर देता हूँ, पानी घर का निकल जाता है,
माँ का जो आशीर्वाद मिलता है, जो दुआ मिलती है, वो आशीर्वाद और दुआ एक एनर्जी देती है, एक ऊर्जा देती है, और वही ऊर्जा मुझे काम करने की शक्ति देती है। अच्छा, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आती हैं कि और कोई अगर नेता हो तो एक ये भी डर रहता है कि जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कई बार प्रतिकार भी हो जाता है, और मैंने देखा कि आप बड़े सहज तरीके से आपने कई बार प्रतिकार को स्वीकार भी किया। तो इस बात का डर नहीं रहता है कि कोई, क्योंकि आप इतने बड़े कद पे हैं, आज मंत्री हैं आप, और पब्लिक कभी कभी काउंटर भी कर देती, काउंटर से मतलब कि अपनी नाराज़गी व्यक्त कर देती है आपके सामने। देखो, मेरा ये कहना है, ये उनका अधिकार है, पर मैं उन्हीं का तो हूँ। प्यार से रखना है तो उनको रखना है, पीट के रखना है तो उनको रखना है। उनका हूँ, उनके बीच हूँ, जिस परिस्थिति में रखेंगे। मेरा मान भी जनता जनार्दन है, मेरा सम्मान भी जनता जनार्दन है, और मेरा अपमान भी अगर वो करेंगे तो वही। मैं अपने आप को एक सिर्फ सेवक मानता हूँ, और सेवक मान करके उसी भाव से काम करता हूँ। और आज तक राजनीति में मैं कई बार रात को भी अकेले चल जाता हूँ उठ के। लोगों ने बुलाया, कोई समस्या, मैं गया उठ के। पर मुझे कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, मैं कभी असहज नहीं हुआ। मतलब हमेशा लोगों ने अपने और इस सेवक के मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखा है। इसलिए मैं तो अब तो ये देखिए कि उनके आशीर्वाद से 4 चुनाव मुझे जिताया, मेरे जैसे साधारण इंसान को। तो इस ग्वालियर की माटी को मैं प्रणाम करता हूँ बार बार, और इस माटी का कर्ज तो मैं चुका नहीं पाऊँगा, पर ये कोशिश होती है उस कर्ज का जो ब्याज है वो समय समय पे अदा करता रहूँ। अच्छा, प्रद्युम्न जी, एक मेरा सवाल राजनीतिक तौर पर रहेगा। जो आपने बात की कि आपने जब आपकी बात नहीं सुनी गई कांग्रेस की सरकार में, तो आपने सिंधिया जी के साथ में बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। एक सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जब आप लोग बीजेपी में आ रहे थे, क्योंकि पहले बीजेपी के कई नेता थे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते थे, अगर हम ग्वालियर की ही बात करें तो, लेकिन तब के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा था कि दूध में शक्कर की तरह सब घुल जाएंगे। तो क्या अब आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी चीनी दूध में घुल चुकी है और सब एक हो गए हैं? निश्चित रूप से आप देखिए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है राष्ट्र सेवा, उस सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें दूध शक्कर नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो सब भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य हैं उनके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा राजनीतिक चर्चाएं भी कुछ करूंगा ग्वालियर चंबल संभाग में ही, खास तौर से क्योंकि हम इस वक्त में सफ़र भी कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जो सभा है वो मुरैना में होने वाली है। तो जो प्रद्युम्न सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, वो उसी सभा में जा रहे हैं, और उस दौरान ही ये जो हमारा संवाद है उनके साथ में वो हो रहा है, और हम ये खास बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रद्युम्न सिंह जी, आप क्या देख रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में कितना कड़ा जो मुकाबला है वो होगा, या फिर बीजेपी ने जो टारगेट फिक्स किया है 29 की 29 सीटें वो आपके पास रहेंगी? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग बड़े इन कुछ बातों से बहुत बेहद प्रसन्न हैं। 5 राम का वनवास हुआ था 14 वर्ष के लिए, परंतु 500 वर्ष के वनवास के बाद टेंट से भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हुए। ये बड़ी गर्व की बात है। दूसरा, आप देखिए, इस भारत का सम्मान, इस राष्ट्रीय तिरंगा हमारे शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, चंद्रयान पे फहरा रहा है। ये हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है, गर्व के साथ, सम्मान से सर ऊंचा होता है। आज ये देखिए, पहले भारत कोई भी देश तो एक उतना जो प्रभावी असर होता था नहीं होता था। आज देश की ताकत विश्व में बढ़ी है। भारत आर्थिक रूप से 5वें पायदान पे आ गया है, जो आने वाले दिनों में 3वें पायदान पे आएगा, और एक विश्व गुरु बनने की ओर जो भारत की कल्पना थी उस तरफ हम लोग बढ़ लिए। तो निश्चित रूप से
राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की प्रगति ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, उसकी तरफ हम लोग तेजी के साथ कदम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुरैना की अगर मैं बात करूं तो मुरैना के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो मुद्दों से ज़्यादा जातिगत ज़्यादा रहता है। और इस बार के जो दोनों प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, अगर हम नीटू की बात कर लें और आपके शुभमंगल सिंह तोमर की बात कर लें, दोनों ही एक ही जाति के हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फैक्टर है वो इस बार कुछ परेशानी खड़ी करेगा, या इसकी काउंटर रणनीति आपकी क्या है? देखिए, लोग जातिगत मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। पहले राष्ट्र विकास, प्रगति, लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जब वो इलाज के लिए कभी गरीब आदमी जाता था तो 100 रुपये नहीं होते थे इलाज के लिए। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड होता है उसकी जेब में, वो गर्व के साथ अपना इलाज कराता है। गरीब की बेटी भी आज सीएम राज स्कूल में पढ़ रही है। आज आप जिन सड़कों पे चल रहे हो, 2002 और 3 लोग अगर याद करें तो सड़क में गड्ढा होता था कि गड्ढे में सड़क होती थी। लोग इस बात के लिए जात धर्म से ऊपर उठ करके लोग विकास और प्रगति को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का डंका फिर बजेगा और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आएंगी। अच्छा, इसी ग्वालियर चंबल संभाग में गुना की सीट भी है जो हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी मैंने देखा कि वहाँ प्रचार करने के लिए और चुनावी कमानें संभालने जा रहे हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट का क्या आप वर्तमान स्थिति देखिए, मैं आप बताऊं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुना संसदीय क्षेत्र में लोग के अंदर एक जोश है। वो 7 मई को राष्ट्र की प्रगति और क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि इस चुनाव में बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो सामने आए। पहला चरण का जो चुनाव है वो ख़त्म हो चुका है और ख़ास तौर से छिंदवाड़ा जो एक हाई प्रोफाइल सीट थी उसको लेकर बहुत चर्चाएं रही और आप लोगों ने कहा कि इस बार उस छिंदवाड़ा का भी जो टारगेट है वो भी भेज दिया जाएगा। तो क्या आपको अनुमान समझ में आ रहा है छिंदवाड़ा को लेकर? अब चुनाव मतदान पेटी में बंद हो गया है। जनता का जनार्दन का निर्णय 4 जून को आएगा। पर हमने आपसे पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, कुछ एक जो इस बार के वोट प्रतिशत बढ़ाने का आपने टारगेट फिक्स किया था आपसे, मतलब पार्टी ने, वो हमने देखा कि प्रथम चरण में थोड़ा कम रह गया है। क्या इसके पीछे की आप वजह मानते हैं? और आप तो एक राजनीतिक तौर पर आपकी बड़ा लंबा अनुभव है, तो इस वोट प्रतिशत को घटने को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का दावा ये है कि ये उनके फेवर का है। देखिए, कांग्रेस के प्रति लोगों में अब रुचि नहीं है। कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं बची है। आप देख लो, अब कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। सीईओ अलग अलग बन गए हैं उसके। तो लोगों के बीच जो मतदान है, लगभग आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी पहले 48-49% मत अभी लिए विधानसभा चुनाव में, अब 50% से ऊपर मतदान कुल मतों के शेयर में वोट लेगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए निश्चित रूप से अब रुचि विपक्ष में रह नहीं गई, तो आमजन ने वोटिंग थोड़ी सी कम की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोगों ने मतदान किया है और पूरी तरीके से लोग जागरूक हैं। थोड़ा सा मौसम है, इस समय कटाई चल रही है, थोड़ा सा इन कारणों से भी प्रभाव पड़ा है। हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी के साथ में जारी है। प्रद्युमन जी, ब्रेक के पहले हमने आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बात की, आप जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त में बन रहे हैं उनके बारे में बात की। यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्रद्युमन जी को मुरैना जाना है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो बड़ी सभा है वो होने जा रही है और पूरा दम बीजेपी इस चुनाव में लगा रही है। प्रद्युमन सिंह जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री, हमने देखा कि इस मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, नड्डा जी भी कर रहे हैं, अमित शाह जी भी कर रहे हैं, किस तरीके का जो माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव में और किन मुद्दों पे जो है चुनाव होना जा रहा है? मुद्दे बहुत साफ हैं।
एक तरफ राष्ट्र का उत्थान, जन सेवा की भावना, लोगों के स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से लेकर के हर उनकी आवश्यकताओं का ख्याल भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, अराजकता का माहौल है। ये मुद्दे बहुत साफ हैं चुनाव में। इसलिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हमेशा मत कर रही है और मत प्रतिशत बढ़ा करके ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य उद्देश्य के प्रति चल रही है और तेजी के साथ काम करे। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है उसमें राहुल गांधी के कई बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। इन आरोपों पर आपका क्या जवाब? आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज क्या आयुष्मान कार्ड बनता है, आप देखो किसको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस अगर कह रही है तो पता है ना कांग्रेस ने क्या किया था जब कांग्रेस को इन चीज़ों का लाभ जनता जनार्दन को नहीं दे पाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रखती है, परंतु हर व्यक्ति के अधिकारों की भी सुरक्षा करती है। वो एक तरफ देखिए ऐसा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। एक तरफ लोग राम मंदिर के भूमि लोकार्पण के अवसर पर नहीं जाते हैं, मना करते हैं। भगवान राम तो हैं सबके, और जब चुनाव आता है तो भगवान राम की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं। दोहरा चरित्र दिख रहा है आप, ऐसा दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अच्छा, एक आरोप आप पे ये भी लगाते हैं वो लोग कि उनके जो नेता हैं उनको आप लोग अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं। और एक बड़ा नाम मैं यहाँ से भी कोट करना चाहता हूँ, ग्वालियर चंबल से रामनिवास रावत का नाम भी था कि वो भी शायद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसी अटकलें चल रही थी, तो इन पर आपका क्या कहना? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि अब कांग्रेस के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग कांग्रेस को इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस में अब लोगों का सम्मान और काम करने वालों का महत्व नहीं बचा है। मैं व्यक्ति विशेष की बात यहाँ नहीं करूँगा। तो आप देखिए कि हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने देश हित के लिए एक क्षण में सरकार से इस्तीफा दिया। मोरारजी देसाई देखिए, चरण सिंह देखिए, बाबू जगजीवन राम देखिए, कितनी मैं हस्तियाँ बताऊँ जिन्होंने राष्ट्र के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया, और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। तो आपको लगता है कि इन सब से बीजेपी की जो स्थिति है वो मजबूत होगी चुनाव में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रगति की ओर, राष्ट्र की प्रगति की ओर चल रही है और लोग प्रगति चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और देश की प्रगति एक दूसरे का पूरक है, भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। अच्छा, इस बार का जो घोषणा पत्र है या संकल्प पत्र का है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो भी आया है और कांग्रेस ने एक तरीके का न्याय पत्र लाए हैं वो, और उन्होंने बहुत सारे जो दावे हैं वो किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जातिगत जनगणना भी कराएंगे, युवाओं के लिए भी बातें की हैं। तो जो जातिगत जनगणना है इस विषय पर आपका क्या कहना? अब मेरा ये कहना है कि जातिगत जनगणना, आप पहला काम राष्ट्र का विकास होना चाहिए। हम क्या है, हम पहले इंसान हैं, पहले हम भारतीय हैं, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। उस हर भारतीय के और भारत देश के सम्मान के लिए आप क्या कर रहे हो, पहले ये घोषणा पत्र का एजेंडा होना चाहिए। ये गंगा की सफाई कैसे होगी, ये एजेंडा होना चाहिए। और देखिए वो बात करते हैं आज देश में हर वर्ग को, देश के राष्ट्रपति आज देखिए मातृशक्ति आदिवासी समाज की बैठी हुई है। देश में देखिए हर वर्ग, आप देखिए पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री देखिए, मंत्री देखिए, सामान्य वर्ग के भी, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस कहती है, भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है।
एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि ग्वालियर चंबल में जब कांग्रेस के टिकट फाइनल किए जा रहे थे तो मुरैना और ग्वालियर में जो टिकट फाइनल हुए उसमें काफ़ी लंबा समय लग गया। एक बात ये भी कही गई कि ये देरी इस वजह से हो रही थी क्योंकि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो ये क्या आपको लगता है कि ये तालमेल कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वहीं तक नहीं बैठ पा रहा या कुछ और भी? कांग्रेस पार्टी में वैसी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अलग अलग सीईओ है। जिस सीईओ की चल जाती है वो अपने पट्टे को टिकट दिला देती है। ये थे प्रद्युमन सिंह तोमर जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और ख़ास बातचीत में उन्होंने कई सारे जो पहलू हैं उन पर चर्चा की है। उनकी व्यस्तताएं हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें उनको पहुंचना है और वहां पर प्रोटोकॉल के तहत समय से पूर्व उनका पहुंचना अनिवार्य है। लिहाजा इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। BSTV की तमाम और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ।